Let's Mike News at 5। नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। The whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. Without disclosing any official secret. Yes, sir. It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind? Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the NEA and the IFS that we should not physically react to the situation. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने मान लिया है कि देश पहले से जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव के चलते सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र से लद्दाख के लोगों से बातचीत करने और हिंसा और भय की राजनीति बंद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लेह में हुई हालिया हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की, जिसमें 4 लोगों की जांच चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि गोली लगने से मारे गए लोगों में एक सैनिक परिवार से था। फिर भी भाजपा सरकार ने देश के वीर सपूत की से इसलिए गोली मारकर जान ले ली क्योंकि वो लद्दाख और उसके अधिकारों के लिए खड़ा था। राहुल ने निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग को आगे बढ़ाते हुए इस मौत को हत्या बताया और कहा कि हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उधर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगे आरोपों पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमू ने कहा कि डीजीपी के आरोप झूठे हैं और ये पूरी तरह एक सोची समझी साजिश है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक उस समय किसी और जगह भूख हड़ताल पर थे और इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। गीतांजलि ने सवाल उठाया कि सीआरपीएफ को अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन छठा शेड्यूल लागू नहीं करने के लिए झूठा नैरेटिव बना रहा है और किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख इस मामले को खारिज करता है। नहीं, जो भी स्टेटमेंट्स डीएसपी ने कही हैं वो बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। Not just me, but each and every person in Ladakh condemns those allegations because जैसे मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक इंसिडेंट जो आपने देखा उसके पीछे 5 साल के पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए। जो इंसान वो पाथ फॉलो कर रहा है वो ये कभी नहीं होने देगा। ये
जो भी हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ को, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए? अपने ही लोगों पे, अपने ही सिटीजन्स पे कौन गोली चलाता है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि भाजपा ने पंजाब में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता। अगर पंजाब अनाज देने से इनकार कर दे तो आप क्या करेंगे? एक तरफ तो ये कहते हैं कि पंजाब हमारा अन्नदाता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो कहते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा। बिहार को केंद्र सरकार की सहायता पर टिप्पणी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए विशेष रूप से 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को उनकी दुर्दशा की कोई परवाह नहीं है। पंजाब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਯੂਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦਾ। ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ 2-3 ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਮੁਰਤਮ ਕੜਗਮ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ पेश। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों ने नकार दिया है। 30 सितंबर को यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख थी, लेकिन 24 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारियों में से सिर्फ 70,678 ने ही इसका विकल्प चुना, जो महज 3% है। कर्मचारी संगठनों जैसे अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन का कहना है कि यूपीएस पूरी तरह फेल हो गई है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली है, क्योंकि यूपीएस में अंशदान, वापसी और तुरंत पेंशन जैसे प्रावधान नहीं है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ओपीएस बहाल नहीं की तो 25 नवंबर को दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि हमें भविष्य में परमाणु और जैविक खतरों के खिलाफ तैयार रहना होगा। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिए अपने संबोधन में सीडीएस चौहान ने कहा कि आज के डेटा केंद्रित युद्ध के युग में जहां सूचना तक पहुंच दुश्मन को हम पर बढ़त दिला सकती है, वहां चिकित्सा डेटा की भूमिका भी बेहद अहम है। सीडीएस ने कहा कि भारतीय डीएनए बेहद खास है। Post Operation Sindoor, our Honorable Prime Minister has said that India will not be deterred by nuclear blackmail. While the possibility of use of nuclear weapons in our context is very, very low, but it would be prudent to take this into a security calculus. Radiological contamination requires different protocol for treatment and must be part of our training. Preparedness against nuclear threat contributes toward deterrence against its use, and I think that's important. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में आपराधिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि देखी गई और इस साल कुल 62,41,569 संज्ञेय मामले दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में 7.2% अधिक है। इस आंकड़े में आईपीसी के तहत 37,63,102 मामले और विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत 24,78,467 मामले शामिल हैं। भारत में अपराध 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2022 में 422.2 से बढ़कर 2023 में 448.3 हो गई।
भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। मल्होत्रा दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार के विधायक थे। वे 1980 में दिल्ली के पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहन सिंह को हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित भाजपा के कई बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मोदी ने एक्स पर कहा कि विजय कुमार मल्होत्रा एक महान नेता थे जिन्हें जन मुद्दों की गहरी समझ थी। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप के लिए भी याद किया जाता है। उनका निधन बहुत दुखद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के फाइनल में भारत से हार के बाद अपने खिलाड़ियों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिए हैं। एनओसी के निलंबन का मतलब है कि अब राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किसी भी विदेशी T20 या फ्रेंचाइजी लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद समीरे अहमद ने खिलाड़ियों को ये निर्देश जारी किया कि वे विदेशी लीग्स के बजाय घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित करें। इस फैसले से पाकिस्तान के शीर्ष क्रिकेटर सीधे प्रभावित होंगे। नेपाल की सुशीला कार्की सरकार ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और 4 अन्य के पासपोर्ट निलंबित कर दिए हैं। ये कदम जेन जी आंदोलन के दौरान दमन की जांच कर रही आयोग की सिफारिश के बाद उठाया गया। सूची में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुआड़ी, खुफिया विभाग प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। उन्हें काठमांडू छोड़ने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 8-9 सितंबर को हुए आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने ओली, शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा समेत नेताओं के घरों से मिले जले हुए नोटों की जांच भी शुरू कर दी है। इस बार की दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में बूस्टर डोज प्रतीत हो रही है। इस बार इसका आकार 10 से 15% बढ़कर 46,000 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच पहुंच गया है। एक मीडिया हाउस के मुताबिक राज्य सरकार ने परंपरा निभाते हुए लगभग 45,000 पूजा समितियों को इस साल भी 1,10,000 रुपए प्रति समिति का अनुदान दिया, जिससे छोटी बड़ी समितियां अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकें। कोविड के बाद की मंदी से उबरते हुए इस बार पूजा का बाजार पहले से ज्यादा चमका है, जहां पंडालों की सजावट, मूर्ति निर्माण, परिधान, आभूषण और खान पान जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते पर्यटकों और स्थानीय व्यापार से ये उछाल संभव हुआ है। पिछले साल की तुलना में बिक्री में 12% की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक फिदायीन हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और धमाके में कई लोग घायल भी हुए। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य विभाग के मीडिया संयोजक ने बताया कि घायलों को सिविल अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बम धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यस्त सड़क पर अचानक तेज धमाका हुआ, जिसकी चपेट में सड़क पर मौजूद कई लोग आ गए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 8 जिलों में 3050 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ के कारण 104 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, धाराशिव, परभणी और लातूर में कई लोगों की जान गई। मराठवाड़ा में 2701 किलोमीटर सड़कें टूट गईं और 1504 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1064 स्कूल, 352 केंद्र और 58 सरकारी बिल्डिंग्स खराब हुई। बारिश और बाढ़ को देखते हुए महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं क्लास के एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी है। इधर उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। मथुरा और श्रावस्ती में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। मथुरा में लोगों के घरों में नाले का पानी घुस गया। मथुरा गेट थाने के सामने 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।